जॉन ब्रेनन को एक अजीब फोन कॉल आता है। कॉल किसी अनजान व्यक्ति की है। एक पल के लिए झिझकते हुए जॉन फोन उठाते हैं। Hello? John Brennan, Who is this? you're a f***ing loser. लेकिन क्या जॉन ब्रेनन वाकई में जॉन ब्रेनन है? ये सुनने में एक साधारण शरारत जैसा लगता है, लेकिन जॉन ब्रेनन साधारण व्यक्ति नहीं है। वे CIA के प्रमुख हैं, पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक। Who is this? How did you get this number? It was so f***ing easy, bro. You're such a d***. What do you want? I don't want anything. I already f***ing own you. How much do you want? We want $5 trillion. अमेरिकी सरकार इस कॉल को पहचान की चोरी, सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न और साइबर आतंकवाद की एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में देखेगी। जॉन समझ जाते हैं कि जो भी यह कर रहा है उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Why are you doing this? We want you to stop bombing the Middle East. एक 15 साल का बच्चा जिसके हाथ में फोन है और वो ये सारी चीजें अपने कमरे में बैठकर कर रहा है। वह ऐसा कर सकता है, ये विश्वास नहीं किया जा सकता। वह खुद को क्रैकर कहता है और उसे गांजा पीना बहुत पसंद है। वास्तव में वह अभी भी नशे में है। वह क्रैकर विद एटीट्यूड ग्रुप का लीडर है। उसने और उसके दोस्तों ने अमेरिकन सिक्योरिटी सिस्टम को अभी के अभी झकझोरकर आतंकित और शर्मिंदा कर चुका है, और ये सारी चीजें उन्होंने नशे में की हैं। इसके साथियों ने पुलिस की पर्सनल जानकारी लीक करी है। FBI के डेटा और DOJ अधिकारियों जिनके पास बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन को भी लीक किया है। वो खुद को एनोनिम्स कहते थे। जी हाँ, ये वास्तव में उनकी ही कहानी है। This was political. Teenager Cyber attack. hijacked the computers of several US intelligence. The hacking group Anonymous is allegedly hacked by a high school student. And this is their story. 2008 में वर्जीनिया का एक बच्चा जो खुद को दूसरों से अलग मानता है और एक बहुत ही कॉमन अमेरिकी बच्चे की तरह रहता है। उसे फुटबॉल, वीडियो गेम और अपने कुत्ते से बहुत लगाव है। वह अक्सर अपने पिता के साथ झगड़ा करता है क्योंकि उनके पिता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। किसी पॉइंट पर वह वीडियो गेम खेलते हुए उसमें चीटिंग और हैकिंग सीखना शुरू करता है। इससे उसे पहली बार कंप्यूटर के उन चीजों के बारे में पता चलता है जिसमें आज वो माहिर हो गया है। इसके बाद वह सीखना शुरू करता है कि कंप्यूटर से और क्या-क्या चीजें की जा सकती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। अपनी इच्छा के आगे झुकाना। 2008 में कंप्यूटर का उपयोग करने वालों के लिए हैकिंग एक एडवेंचरस चीज बन चुकी थी, और एनोनिमस जो कि हैकर्स ग्रुप था, वे अपने पीक पर थे। अगर आप उनकी सीक्रेट चैट को पढ़ते तो आपको उनके सभी कारनामे वहां दिख जाते। एनोनिमस एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे बड़े और सीक्रेट समूहों में शुमार है। इसके मेंबर्स कंपनियों और सरकारों की सीक्रेट चीजें पता लगाते हैं। आज यह एक ग्लोबली सर्टिफाइड हैकिंग ग्रुप बन चुका है। इस समूह में कई ऐसे हैकर्स हैं जो गुमनाम नागरिकों के रूप में दुनिया के सामने रहते हैं। आम नागरिकों को इन लोगों के बारे में पता भी नहीं चलता, और अब भी यानी 2008 एक ऐसा समय जिस वक्त ये दुनिया के सामने एक नए चेहरे के साथ उभर रहे हैं। They call themselves Anonymous. एक लड़का जो खुद को डिफॉल्ट बुलाता है, इस एनोनिमस दुनिया से अट्रैक्ट हो चुका है। उसे एनोनिमस में एक एडवेंचर और इंडिपेंडेंस दिखाई देती है। वो इस ग्रुप के बारे में हर चीज पता लगाया है और उनके चैट्स भी पढ़े हैं। उनके चैट से इस लड़के को यह समझ आता है कि बिना अपने बेडरूम से बाहर निकले आप पूरी दुनिया का ध्यान कैसे अपनी ओर खींच सकते हो, और दुनिया को हिलाने की ताकत आप में है। इस ग्रुप के कुछ कार्य राजनीतिक होते हैं, जबकि कुछ सिर्फ ट्रोलिंग होती है। डिफॉल्ट इस नई पावर का स्वाद चखने के बाद हैकिंग के बारे में सब कुछ जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वह रैंडम वेबसाइटों को हैक करना शुरू कर देता है, यह देखने के लिए कि क्या वह ऐसा कर सकता है। हैकिंग की चुनौती के लिए वह खुद को तैयार कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह एनोनिमस की चैट पर नजर रखने लगता है, उसे समझ आता है कि यह ग्रुप एक खतरनाक जाल में फंसा हुआ है। फेडरल एजेंसियों FATSC से इनकी लड़ाई बढ़ती जा रही है। हैकर्स के ग्रुप को गिरफ्तार किया जा रहा है, और यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि किस पर भरोसा किया जाए। एनोनिमस इतना बड़ा ग्रुप बन गया है कि हर एक की जांच करना मुश्किल हो गया है। मीडिया इसे अकेला एक्टिविस्ट ग्रुप मानती है, लेकिन इसके काम का श्रेय अक्सर और ज्यादा परिष्कृत हैकर्स को मिल जाता है।
यह पूरा मामला एक खतरनाक और जटिल खेल बन गया है। Anonymous is one of the biggest online vigilante groups. Members hack into companies and government. The hacking group Anonymous is threatening Donald Trump. Worldwide and widely recognized hacking group. Citizens of the world, we have seen the erosion of 6 processes. A cyber war. Anonymous has struck again with a... अब डिफॉल्ट खुद को दूसरे हैकर ग्रुप्स के साथ जुड़ा पाता है। इनमें से एक ग्रुप का नाम एनोन है। यह ग्रुप खुद को एनोनिमस का विरोधी मानता है, लेकिन इनकी हैकिंग स्टाइल अक्सर एक जैसी ही होती है। कभी कभी इनका मकसद राजनीतिक होता है, जैसे कि 2008 में LSI रिकॉर्डिंग से नफरत का मामला। डिफॉल्ट इस खेल में और भी ज्यादा कुशल होता जा रहा है। अब वह एक बॉटनेट को भी नियंत्रित करने में सक्षम हो गया है। बॉटनेट कई ऐसे कंप्यूटरों का समूह होता है जो वायरस से संक्रमित होते हैं और किसी व्यक्ति के नियंत्रण में होते हैं। ये कंप्यूटर चोरी छिपे उस व्यक्ति के निर्देशों पर काम करते हैं। बॉटनेट का उपयोग करके वह व्यक्ति इंटरनेट पर वायरस फैलाने या किसी वेबसाइट या सर्वर पर हमला कर सकता है। जब बॉटनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर एक साथ किसी सर्वर पर हमला करते हैं तो वह सर्वर ठप हो सकता है या कुछ समय के लिए बंद हो सकता है। यह एक बहुत खतरनाक साइबर हमला होता है। इसी तरह एक दिन डिफॉल्ट एक सर्वर को हैक करता है और उसे पता चलता है कि यह सर्वर कनाडा के विंडसन यूनिवर्सिटी की है। उसे अचानक यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का एक्सेस मिल जाता है। उसे कुछ स्टूडेंट की जानकारी दिखती है जिनकी फी यूनिवर्सिटी में बाकी थी और ये टोटल अमाउंट 9.4 मिलियन की थी। सर्वर के लास्ट में उसे डिलीट ऑल डेटा का ऑप्शन दिखता है और वो इसे दबाने से खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वह स्टूडेंट की फी माफ करवाकर उनकी मदद कर रहा है। और आखिरकार वो सारे रिकॉर्ड को मिटा ही देता है और वे डेटा किसी भी तरह दोबारा वापस नहीं आ सकते थे। These people might, really enjoy having their slate wiped clean, as it were. If you look, some of them owe a substantial amount of money, like 70,000. I think some people owed upwards of over 100,000. It's a lot of money, you know what I'm saying? It's just like perpetual debt that sometimes it just lasts for decades. So, just deleted everything. I went into the PHP shell and just sent everything to dev null, and just shredded it. So whatever I sent there is just not coming back. ये डार्कनेस डायरीज पॉडकास्ट से है। एक कमाल का एपिसोड है डिफॉल्ट के साथ। डार्कनेस डायरीज का ये एपिसोड आपको एक ऐसी छुपी दुनिया में ले जाता है जहां एनोनिमस जैसे हैकर्स का मिस्टीरियस ग्रुप अपना खेल खेलता है। अंधेरे में छुपकर ये हैकर्स कैसे अपने टैलेंट से दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अगर हैकिंग और इसके पीछे की छिपी दुनिया आपको फैसिनेट कर देती है तो यह एपिसोड आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। पहले हैकर्स केवल क्यूरियोसिटी और शौक से हैकिंग करते थे, पर अब उनमें से कुछ हैकर अच्छे कामों के लिए अपने टेक्निकल नॉलेज का यूज कर रहे हैं। जैसे कि 2014 में डेनमार्क और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में जानवरों के साथ एनिमल सेक्स बढ़ रहा था। स्वीडन में इस चीज पर रोक लगाया गया, लेकिन डेनमार्क में यह वक्त के साथ और भी बढ़ रहा था। कुछ लोगों ने डेनमार्क को डॉग्स ब्रॉथल्स यानी कुत्तों का वैश्यालय भी कहने लगे। ये इतना गंदा एक्ट था कि डिफॉल्ट और अन्य हैकर्स जो जानवरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं वो उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने डेनमार्क सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया और जानवरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में पूरी कंट्री में इंफॉर्मेशन लीक कर दी। They called them dog brothels. So sick. It's so crazy. And I had a dog, so that really pissed me off just thinking about the fact, what if someone took my dog and that happened to my dog? I would freak out. उन्होंने उन वेबसाइटों पर भी हमले किए जो इस घिनौने काम को बढ़ावा देती थीं। So I think we took down the official Denmark government website, and then we actually defaced it, and said, did you know that your government allows bestiality? And there's bestiality dens where people can go and pay money to do these things to animals. And most of them are like people's pets. उनके प्रयासों की वजह से ही डेनमार्क का ऐसे घिनौने काम करने के लिए निंदा हुई। डिफॉल्ट ने हमेशा अपनी पहचान को दूसरों से छुपाए रखी। डिफॉल्ट ने जल्दी ही क्रिप्टो की दुनिया में एंट्री की और बिटकॉइन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने 1000 से ज्यादा बिटकॉइंस जमा कर लिए।
जो आज के हिसाब से लगभग $40 मिलियन के बराबर है। लेकिन उसे पता था कि इन सभी चीजों से उसने कई दुश्मन बना लिए हैं, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। वो कभी भी अपने खुद के वाईफाई से लॉगिन नहीं करता था। उसके घर के पास एक स्टोर था डेयरी क्वीन का, उसका वाईफाई हमेशा यूज करता। डिफॉल्ट की पूरी लाइफ प्राइवेसी में लिपटा हुआ था। उसके सारे डिवाइसेस इंक्रिप्टेड थे और उसने ये क्रॉस चेक कर रखा था उन डिवाइसेस को डिक्रिप्ट करने में 30 मिनट का टाइम लगे। वो कभी किसी को नहीं बताता था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी इंफॉर्मेशन की कितनी वैल्यू है। 2013 में एक और आदमी सामने आया, एक 29 साल का अमेरिकी जो इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर था। उसके पास सब कुछ होता है, होनोलुलु में एक घर, एक गर्लफ्रेंड और $2 लाख से ज्यादा की सैलरी। लेकिन उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। And then finally working at the CIA, or rather working at Dell for the CIA at a very senior technical level, where I'm sitting down with the CTOs and the CIOs of the Central Intelligence Agency, trying to solve their technology problems. And this is where I begin to realize as the US government had stopped caring about what they should do. उसे पता चला कि अमेरिकी सरकार हर उस इंसान की के ऊपर नजर रख रही है जो कभी कंप्यूटर से जुड़ा था। ये चीज उसे हमेशा परेशान करती थी और उसने ठान लिया कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाएगा। थोड़े समय बाद वो हांगकांग विजिट करते हैं और वहां जाकर अपने राज कुछ मीडिया के साथ शेयर किए। And this meant every time you made a phone call, the NSA literally got a copy of it delivered to them the next day, a record of that call. They were tracking the locations of people around the world. It happened across the wire, and they happened to see it because they were creating collection platforms that meant anything that passed by their systems was, as they called, ingested, right? It was brought into our databases, and then all you had to do, think about it. You have every text message, you have every email, you have every web request. You know where every cell phone in the world is because you have access to the records of where they're located, because every cell phone, in order to function on the network, has to be paired with these cell phone towers, right? When you look at your signal bars, what is that saying? That's just saying how far you are from the nearest cell phone tower. And all of those towers are saying, oh, I see this person at this time, they've got this phone number, we know their billing address, they live at this location. और ये इंसान था एडवर्ड स्नोडेन, जो जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े विज़ल ब्लोअर्स में से एक बन गए। स्नोडेन के खुलासों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इस बात पर बहस शुरू हो गई कि पर्सनल प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे रखा जा सकता है। इस इंटरव्यू के बाद डिफॉल्ट ने एडवर्ड स्नोडेन से बहुत इंस्पिरेशन ली। वह यह साबित करना चाहता था कि हाई रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जानकारी भी सेफ नहीं है। इसी दौरान उसकी मुलाकात क्रैका से हुई, एक छोटा लड़का जो इंग्लैंड के एक छोटे से माइनिंग टाउन में रहता था। 2015 में क्रैका सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उसकी सोच डिफॉल्ट की तरह ही बड़ी थी। वह अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी से नाराज था, खासकर फिलिस्तीन में हो रही घटनाओं से। क्रैका ने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसने डिफॉल्ट के साथ काम करना शुरू किया। This was political. We heard he was really angry about US foreign policy. So he started a collective called Crackers with Attitudes, and then he hacked into sensitive documents online. और जल्दी ही उनका टारगेट बना जेम्स क्लैपर, जो उस समय के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर थे। क्लैपर, जो कि अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक बड़े मेंबर थे, उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस क्रैका ने अपने टैलेंट से खोज लिए। एक सिंपल गूगल सर्च से क्रैका को ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जो उसे क्लैपर का ईमेल हैक करने के लिए चाहिए थी। उसने इस हैक का प्रूफ ट्विटर पर पोस्ट करा, जो तुरंत डिफॉल्ट की नज़र में आ गया। क्रैका ने जेम्स क्लैपर के घर की कॉल्स को फॉरवर्ड कर दिया ताकि वह फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट के नाम पर कॉल्स कर सके। इन सारी चीज़ों को डिफॉल्ट बहुत ही दिनों से गेस कर रहा होता है और डिफॉल्ट ने क्रैका की इस एक्शन की पब्लिकली तारीफ भी की, एंड वहां से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। ये सब एडवर्ड स्नोडेन की इंस्पिरेशन से शुरू हुआ था, जिन्होंने एक बार जर्मन ब्रॉडकास्टर ARD के साथ एक इंटरव्यू में जेम्स क्लैपर का नाम लिया था। लेकिन बदकिस्मती से यह इंटरव्यू YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि YouTube इस इंटरव्यू की वीडियो को अपलोड करने ही नहीं देता।
एडवर्ड स्नोडेन ने उस इंटरव्यू में जेम्स क्लैपर के बारे में कहा कि I would say sort of the breaking point is seeing the Director of National Intelligence, James Clapper, directly lie under oath to Congress. What we do not do is spy unlawfully on Americans, or for that matter, spy indiscriminately on the citizens of any country. We only spy for valid foreign intelligence purposes as authorized by law, with multiple layers of oversight to ensure we don't abuse our authorities. बट ये सरासर झूठ है। वे ऐसा कई दिनों से करते आ रहे हैं। डिफॉल्ट और क्रैकर इस बयान से गुस्सा थे। वे और अधिक उच्च रैंकिंग लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए टीम बनाने लगे और जल्द ही CIA के निदेशक जॉन ब्रेनन उनके रडार पर आ गए। क्रैकर ने ब्रेनन का फोन नंबर निकाला और फिर वेराइजन के तकनीकी सपोर्ट को कॉल कर खुद को एक ऑन साइट तकनीशियन के रूप में पेश किया। उसने सफलतापूर्वक ब्रेनन की खाता जानकारी प्राप्त कर ली और इसके साथ उसका निजी ईमेल भी हैक कर लिया। ब्रेनन की ईमेल को हैक करने के बाद ट्रैकर ने डिफॉल्ट के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। दोनों ने मिलकर CIA डायरेक्टर को बार बार स्पैम कॉल्स करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रेनन और उनकी फैमिली बहुत परेशान हो गई। वे ये जानने के लिए बहुत एंग्शियस थे कि ये कॉल्स कौन कर रहा है, लेकिन उस टाइम कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। I told him he was a piece of shit. Basically, like, y'all are awful people. Like, really. Like, you're not doing net positive things for the world. You're just not. क्रैकर को ब्रेनन के ईमेल से कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले, जिन्हें उसने पहले ट्विटर पर पोस्ट किया। फिर उसने डिफॉल्ट से सलाह ली और सोचा, व्हाट वुड स्नोडन डू? इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इन डॉक्यूमेंट्स को विकीलीक्स पर पोस्ट किया जाएगा। जूलियन असॉन्ज ने इन डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्ट दिखाई और अक्टूबर 2015 में ब्रेनन का 47 पेज का SF-86 एप्लीकेशन पब्लिक कर दिया गया। ये एक बहुत ही सेंसिटिव फॉर्म होता है जो टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ज़रूरी होता है। इस फॉर्म में उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, ड्रग अब्यूज़ और अदर डिटेल्स रिकॉर्ड किए गए थे, जिन्हें कोई भी अपने बारे में ऑनलाइन नहीं देखना चाहेगा। ब्रेनन के ईमेल से विकीलीक्स ने मिडिल ईस्ट में सरकार के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए और ये भी सर्वे करवा दिया कि अगली प्रेसिडेंसी किसकी और कैसी होनी चाहिए। ब्रेनन का ईमेल हैक करना एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस था एज अ क्रैकर opinion. This is true, and it's true that you guys have actually broken into his private email account. How difficult would you say it is? You mean out of 10? Sure, out of 10. 1. 1. A lot of, I guess, private information really pretty secret, really. He's supposed to be so high up there. Gotta be like head of CIA or something to be more clever. Can you give us any indication of your background? I mean, how old you are? Are you in the United States? I mean, anything you can tell me about yourself? Yeah, I'm below the age of 20 years old. I smoke pot, and I live in America. And you smoke pot? Every day. पुलिस एजेंसी के ओ डेटा लीक की वजह से $1,50,00,000 का लॉस हुआ और ट्रांसफर कॉस्ट भी आई। क्रैकर्स विद एटीट्यूड अभी रुकेगा नहीं। वो और ज्यादा डेटा रिलीज कर रहे हैं और क्लैपर और दूसरे ऑपरेटिव के अकाउंट भी हैक करके और भी जानकारी उजागर करेंगे। लोगों को और ज्यादा डेटाबेस तक पहुंच लेने में मदद मिलेगी। वो FBI के डेप्यूटी डायरेक्टर मार्क जूलियानो के अकाउंट तक पहुंच गए थे। वहां उनको 9,000 जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन का डेटाबेस मिला और 20,000 FBI एजेंटों का डेटा भी मिला जो उन्होंने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद वो जस्टिस डिपार्टमेंट के USA के ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम तक पहुंच गए, जिसमें सारे कैदियों के रिकॉर्ड हैं। उन्होंने जेरेमी हैमंड जैसे दूसरे हैकर्स के रिकॉर्ड्स को भी देखा और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट भी किया। वो एक एक करके सभी डिपार्टमेंट शर्मिंदा कर रहे थे और टहलका मचा रहे थे। At the time, I really didn't care. I just that was towards the end of the run. It was just like all bets are off. You know, I'd gone all the way down the rabbit hole. I just become very disillusioned with people's complacency and their lack of care for what was going on. So it's like, we're going to bring attention to this with like chaos and mayhem. बच्चों को क्या लगा कि वे इतनी सारी चीजें करने के बाद नहीं पकड़े जाएंगे। वे राजनीतिक तौर पर अमेरिका की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को चुनौती देने का साहस कर रहे थे। डिफॉल्ट को कभी नहीं लगा था कि उसका दोस्त उसकी दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करेगा।
उसने यह भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसकी बातों को सच मानेगा, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसी दोस्त ने FBI को उसके बारे में बता दिया था। I slip up for the first time ever, being f***ing arrogant and cocky. It comes on the news, CIA director hacked, blah, 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 all this stuff. And I'm like, yeah, that was us, blah, blah. I was like drunk talking and just totally like gave myself away. FBI ने उसके घर पर छापा मारा। वो डिफॉल्ट के घर में सीधा अंदर घुस आए। गलती से वो लोग उस गलत कमरे में चले गए जहाँ डिफॉल्ट अपना कंप्यूटर डिक्रिप्ट कर एक ड्राइव में डेटा स्टोर कर रखने की कोशिश कर रहा था। वे उस पर असॉल्ट राइफलें तान देते हैं। वे उसे उसके कमरे से बाहर खींचते हैं और उसकी हार्ड ड्राइव की कॉपी बना लेते हैं। डिफॉल्ट को पता है कि वो फंस चुका है, और सबसे बुरी बात तो तब होती है जब वे उसकी हार्ड ड्राइव अपने साथ ले जाते हैं। उस ड्राइव में करीब 1000 बिटकॉइन थे। इसके बाद ब्रिटेन की पुलिस ने भी उसके घर पर छापा मारा और उसके कंप्यूटर जब्त कर ली। उन्हें पता चला कि अमेरिका में उसके संगठन का एक और सदस्य गिरफ्तार हो चुका है और यूके में 3 और लोगों को भी पकड़ा गया है। चूंकि वह कम उम्र का था, उसे 2 साल के लिए किशोर हिरासत में रखा गया। वह यूके का पहला नाबालिग था जिसे हैकिंग के आरोप में जेल हुई। आज वह अपने के पर पछता रहा है। अब वह साइबर सुरक्षा में अपना करियर बनाना चाहता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। उसने कभी नहीं चाहा कि उसे सभी लोग असलियत में डिफॉल्ट नाम से जाने। भले ही उसका योगदान कम था, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। I thought what I was doing was right in terms of political justice, but 2 years later, I realized I was completely wrong. उसे 5 साल की सजा और $1,45,000 का जुर्माना भरना पड़ा, जिसमें से उसने अपने जीवन के सबसे अहम समय को जेल में अकेला बिताया। उसे लगा था कि जो वह कर रहा है वह राजनीतिक रूप से सही है, लेकिन 2 साल बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। उसने रूस में शरण पाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। जैसे ही उसने जानकारी लीक की, अधिकारियों ने सरेआम उसे खत्म करने की बातें की। चाहे आप सच में गलत के खिलाफ बोल रहे हों या गुस्से में आकर सरकार से टकरा रहे हों, एक गलती आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए जो भी करें, सोच समझ कर करें। दिसंबर 2023 में बाइडेन प्रशासन ने एक निगरानी कार्यक्रम को फिर से मंजूरी दी, जिसे सरकार को बिना वारंट के किसी की भी, यहां तक कि अपने नागरिकों की भी जासूसी करने का अधिकार मिल गया। इसमें एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डेटाबेस शामिल है, जो सिर्फ खास मामलों के लिए एक्सेस होना चाहिए। लेकिन 2023 में एक अदालत ने पाया कि FBI ने इसका 2,78,000 बार दुरुपयोग किया है। तो शायद ये भी हो सकता है कि वे हमारी भी निगरानी कर रहे हों। किसे पता कि क्या हो रहा है। आजकल तो सभी अपनी जिंदगी को इस मौज में जी रहे हैं कि हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ है ना, लेकिन क्या पता कि वो हमारे लिए ही खतरा हो।